हेलो एवरीवन। आज हम लोग एसी सर्किट्स के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपका जेएसएससी जेई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो जो लोग सिविल वाले हैं, मैकेनिकल वाले हैं, वो लोग भी देख सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं क्या है। स्किन इफेक्ट अकर्स व्हेन ए कंडक्टर कैरीज करंट एट फ्रिक्वेंसी। इसमें बोला गया है कि इस स्किन इफेक्ट कोई भी कंडक्टर में होता है, वो किस फ्रिक्वेंसी के लिए होता है। पहला ऑप्शन क्या है, वेरी लो फ्रिक्वेंसी। सेकंड क्या है, लो फ्रिक्वेंसी। सी क्या है, मीडियम फ्रिक्वेंसी। और डी क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी। तो 4 ऑप्शन दिया गया हमें और स्किन इफेक्ट पूछा गया है कि किस फ्रिक्वेंसी में होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, स्किन इफेक्ट आपका हमेशा हाई फ्रिक्वेंसी में होता है। ओके, स्किन इफेक्ट किस में होता है, हाई फ्रिक्वेंसी में। हाई फ्रिक्वेंसी होता है। ठीक है, अगर आप लोग देखना चाहिए स्किन इफेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है, तो डेफिनेशन क्या होता है, इट इज ए टेंडेंसी ऑफ एसी करंट टू बी कंसंट्रेटेड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ओके, ये एसी जो करंट होता है उसका टेंडेंसी क्या होता है कि वो पूरा ओवरऑल कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल कंडक्टर में फ्लो नहीं करके क्या करता है, सरफेस ऑफ द कंडक्टर में फ्लो करता है। इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं स्किन इफेक्ट। ठीक है, और अगर ये हाई फ्रिक्वेंसी रहेगा आपका, तो हाई फ्रिक्वेंसी के केस में आपका बहुत ज़्यादा स्किन इफेक्ट होगा। आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, द टेंडेंसी ऑफ एसी करंट टू बी concentrated on the surface of कंडक्टर। अगर आप लोग कोई भी टेक्निकल इंटरव्यू देंगे इलेक्ट्रिकल का, तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज स्किन इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, हाई फ्रिक्वेंसी स्किन इफेक्ट अगर करता है। एट डैश फ्रिक्वेंसी द पैरेलल RL सर्किट बिहेव्स एज ए प्योरली, ओके, डैश फ्रिक्वेंसी में बोल रहा है कि कोई पैरेलल RL सर्किट हमें दे दिया गया है, ये क्या करते हैं, प्योरली रेजिस्टिव कब बिहेव करेगा। मतलब कोई भी पैरेलल RL सर्किट है वो प्योरली रेजिस्टिव कब बिहेव करेगा। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, एट लो फ्रिक्वेंसीज। ऑप्शन बी क्या है, वेरी लो। ऑप्शन सी क्या है, हाई। और ऑप्शन डी है क्या, वेरी हाई। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पैरेलल RL सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका सप्लाई हो गया, ये R, ये L करंट, ये वोल्टेज। ओके, तो हमें क्या बोला गया है कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट ये कब बिहेव करेगा। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बिहेव करने के लिए हमें क्या होगा, ये जो पार्ट है इंडक्टेंस है वो कैसा बिहेव करना पड़ेगा, ओपन सर्किट होना पड़ेगा। ओके, जब ये ओपन सर्किट होगा तब उस केस में क्या हो जाएगा, आपका ओनली रेजिस्टेंस एलिमेंट रह जाएगा और ये पार्ट ओपन सर्किट हो जाएगा, इस पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, तो हमें वो फ्रिक्वेंसी निकालना है जिसके कारण ये जो आपका इंडक्टर वाला पार्ट है उस वो क्या हो जाए, ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर जाए। ठीक है, तो हमें पता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस किसे रिप्रेजेंट करता है, एक्सएल। वो क्या होता है, तुम्हारा आपका ओमेगा एल होता है। ओमेगा एल मतलब 2π इंटू एफ इंटू एल। ओके, तो हमें ये इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होना पड़ेगा, इनफाइनाइट होना पड़ेगा। ओके, मतलब हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट, जब भी इनफाइनाइट होगा, ठीक है, तो जब भी इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है उस केस में क्या होता है, सर्किट वो जो एलिमेंट के क्रॉस क्या होता है, ओपन सर्किट होता है। अगर ये 0 होता एक्सएल तो कैसा बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो इनफाइनाइट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या चाहिए, फ्रिक्वेंसी इनफाइनाइट चाहिए। इनफाइनाइट मीन्स वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। ओके, जब फ्रिक्वेंसी वेरी हाई रहेगा तो एक्सएल क्या हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट हो जाएगा
ओके, एक्सएल इनफाइनाइट हो जाएगा तो आपका जो सर्किट है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी द पैरेलल आरएल सर्किट विल बिहेव एज ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ओके, द पावर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डेसिबल इन केस ऑफ, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर। ओके, द पावर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डेसिबल। ठीक है, डेसिबल के टर्म में किस में हम लोग मेजर करते हैं, मतलब किस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में डेसिबल के फॉर्म में मेजर करते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है तो 1 बाय 1 देख लेते हैं हम लोग। पहला क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में हम लोग जो पावर मेजर करते हैं वो डेसिबल में मेजर करते हैं। ओके, आप लोग याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो रहेगा जिसमें आपका जो -5 वोल्ट 5 वोल्ट में जो कोई भी सिस्टम ऑपरेट होता है, ठीक है, सिग्नल जो डिवाइसेस होता है उसमें जो पावर में मेजर करते हैं वो डेसिबल के फॉर्म में मेजर करते हैं। ऑप्शन बी क्या है? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता है, ओके, वो किस में होता है? केवीए और एमवीए। ओके, ट्रांसफार्मर रेटिंग किस में होता है? केवीए और एमवीए होता है। ऑप्शन सी क्या है? करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर का रेटिंग किस में होता है? एम्पियर और किलो एम्पियर। ओके, ऑप्शन डी में क्या दे? ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का भी जो रेटिंग होता है सेम होता है ट्रांसफार्मर का, केवीए और एमवीए में। ओके, तो ये चारों में किस में आपका? पहला में डेसिबल में होता है, केवीए एमवीए होता है, एम्पियर किलो एम्पियर और केवीए और एमवीए। तो हमें क्या पूछा गया कि डेसिबल में किस में होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। द पावर टेकन बाय 3 फेज लोड इज गिवन बाय। ओके, तो पावर जो होता है यहाँ, जो 3 फेज लोड जो पावर जो हम लोग लेते हैं, ठीक है, ये पावर एक्चुअली होता क्या? ये पावर होता है एक्चुअली एक्टिव पावर। ओके, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं रियल पावर, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक्टिव पावर और रियल पावर, या बोलते हैं ट्रू पावर। ओके, ये तीनों सेम चीज़ रहेगा। इसी के कारण कोई भी इक्विपमेंट रन करता है, मतलब ये मेन पावर है। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है? √3 VL IL cos ऑफ फाई, मतलब जो P होता है √3 VL IL cos फाई। ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये 3 फेज सर्किट के लिए दिया, 3 फेज लोड या 3 फेज सर्किट के दिया हुआ है। ठीक है, ये 3 फेज लोड है, इतना ही पावर लेगा। तो इसमें VL क्या होता है? लाइन वोल्टेज। IL क्या होता है? लाइन करंट। और cos फाई क्या होता है? पावर फैक्टर। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, √3 VL IL cos फाई। अगर हमसे पूछा जाता कि रिएक्टिव पावर कितना होगा, रिएक्टिव पावर कितना कंज्यूम करेगा लोड, तो उसका फॉर्मूला, उस रिएक्टिव पावर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Q से। Q से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? √3 VL IL sin फाई। ओके, यहाँ पे क्या था आपका? cos फाई का टर्म था, √3 VL IL cos फाई, यहाँ पे क्या है? sin फाई का टर्म होता है। ठीक है, ये जो भी दोनों जो फॉर्मूला है ये 3 फेज सर्किट के लिए। ओके, 3 फेज सर्किट के लिए। अगर सिंगल फेज के केस में बोला जाएगा कि लोड कितना पावर कंज्यूम करेगा, तो पावर बराबर क्या होता है? B इंटू cos फाई। ओके, ये आपका सिंगल फेज के लिए होगा, सिंगल फेज के लिए। तो 3 फेज के लिए √3 VL IL cos फाई होता है एक्टिव पावर, या पावर टेकन बाय द फ्रॉम द 3 फेज सिस्टम हमेशा एक्टिव पावर होता है,
इसको रियल पावर भी बोलते हैं या ट्रू पावर भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द फुल वेव रेक्टिफाइड साइन वेव द आरएमएस वैल्यू इज। ओके, तो हमें फुल वेव रेक्टिफाइड साइन वेव बोला गया है। तो फुल वेव रेक्टिफाइड साइन वेव का अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो कैसे होगा, ये ग्राफ हो गया, ये फाई हो गया, ये 2 पाई हो गया। ओके, ये मैक्सिमम करंट हो गया अगर इसको हाई रखते हैं तो आरएमएस वैल्यू क्या होता है फुल वेव रेक्टिफायर के फॉर्म में, मीन्स आई आर एम एस, ये क्या होगा आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2। तो ये क्या हो जाएगा 0.707 आई मैक्सिमम। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। फॉर द फुल वेव रेक्टिफाइड साइन वेव द आरएमएस वैल्यू इज, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि होगा क्योंकि आई आर एम एस क्या होता है फुल वेव में, आई मैक्सिमम करंट या पीक करंट डिवाइड बाय √2। तो क्या हो जाएगा 1/√2 0.707 आई मैक्सिमम। ओके, अगर इसका आपको एवरेज वैल्यू पूछा जाता है तो एवरेज वैल्यू क्या होता है फुल वेव रेक्टिफाइड साइन वेव का, एवरेज वैल्यू इक्वल टू क्या होता है 2/पाई आई मैक्सिमम। तो 2/पाई क्या हो जाए 0.636 आई मैक्सिमम। ओके, अगर आपको एवरेज वैल्यू पूछा जाता तो क्या हो जाता है 0.636 आई मैक्सिमम। यहाँ पे आई मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, और ये मैक्सिमम को क्या बोलते हैं हम लोग पिक भी बोल सकते हैं, पिक वैल्यू ऑफ करंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पिक फैक्टर। ये जो आपका 4 को वेव दिया हुआ है ए बी सी डी, जैसे स्क्वायर वेव दिया हुआ है, साइन वेव दिया हुआ है, हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव दिया हुआ है, ट्रेंगुलर वेव दिया हुआ है, तो किस में हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पिक फैक्टर होगा। ओके, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आपको याद रहना चाहिए हर वेव का कि किसका पिक फैक्टर कितना होता है। ओके, ये 4 वेव जो एटलीस्ट दिया हुआ है इसका तो आपको पिक फैक्टर आपको ज़रूर याद रहना चाहिए। ओके, ये चारों वेव का पिक फैक्टर आपको ज़रूर याद रहना चाहिए। तो आइए मैं सबका आपको बताता हूँ किसका कितना पिक फैक्टर होता है। पहला क्या दिया गया आपको, स्क्वायर वेव। ओके, तो इसका पिक फैक्टर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं कि पी से। इसका पिक फैक्टर कितना होता है 1 होता है। ओके, उसके बाद क्या है साइन वेव। साइन वेव का पिक फैक्टर कितना होता है 1.41। उसके बाद क्या है हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव। हाफ वेव रेक्टिफायर साइन वेव, तो उसका पिक फैक्टर कितना होता है 2। ओके, और लास्ट में क्या है ट्रायंगुलर वेव, इसका पिक फैक्टर कितना होता है 1.73। तो ये सब में आप देख सकते हैं कि इसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पिक फैक्टर, किस में हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पिक फैक्टर होगा। तो आप देख सकते हैं कि स्क्वायर वेव में 1 है, साइन वेव में 1.41 है, हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव में 2 है और ट्रायंगुलर वेव में 1.73। तो मैक्सिमम कितना है किस में है हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव में। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव, इसका पिक फैक्टर 2 होता है। इसके बाद मैं आपको एक टेबल बता रहा हूँ नेक्स्ट पेज में, ठीक है, उसको ज़रूर स्क्रीनशॉट लेकर रखिए और उसको याद रखिएगा। उसमें आपका फॉर्म फैक्टर भी दिया हुआ है और आपका पिक फैक्टर भी दिया हुआ है, उसके बाद आरएमएस वैल्यू भी दिया हुआ है और एवरेज वैल्यू भी दिया हुआ है। अगर आपको ये इसके बाद पूरा टेबल याद रहेगा तो आपको ज़रूर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे उससे रिलेटेड। ओके, तो ये वाला ये टेबल है। तो सबसे पहला क्या है साइन वेव,
सेकंड में हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव, फुल वेव रेक्टिफाइड साइन वेव, ट्रेंगुलर वेव और रेक्टेंगुलर वेव, ट्रेंगुलर वेव, ठीक है। इधर क्या दिया हुआ है आपको, फॉर्म फैक्टर दिया हुआ है, और इधर क्या दिया हुआ है इस टेबल में, कॉलम में पिक फैक्टर दिया हुआ है। तो साइन वेव के केस में क्या, ये साइन वेव का ग्राफ हुआ, इसका आरएमएस वैल्यू क्या होता है आई मैक्सिमम बाय √2, और एवरेज वैल्यू क्या होता है 2/π आई मैक्स। तो क्या हो जाएगा इसका 0.636 आई मैक्स, ओके। और साइन वेव के केस में क्या होता है, फॉर्म फैक्टर 1.11 और पिक फैक्टर क्या होता है 1.41, ओके। आप याद रखिएगा। हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव के जो होता है उसका ग्राफ कैसे होगा, इस टाइप का आपका सिंगल आपका पल्स रहेगा, ओके। ये पूरे साइकिल में एक ही रहेगा, और जब फुल वेव रहता है, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफाइड रहता है वो 2 रहेगा, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके। तो इस केस में आरएमएस वैल्यू क्या होता है आई मैक्सिमम बाय 2, ओके। हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव में क्या होता है आई मैक्सिमम बाय 2 आरएमएस वैल्यू होता है, और एवरेज वैल्यू क्या होता है 1/π आई मैक्सिमम, ओके। हाफ वेव रेक्टिफाइड में क्या फॉर्म फैक्टर क्या होगा 1.57 और पिक फैक्टर क्या होगा 2.0। उसके बाद क्या है फुल वेव रेक्टिफाइड साइन वेव, ओके। इसमें क्या होगा, ये फुल वेव रेक्टिफाइड हुआ, अगर हम लोग साइनसोइडल पास करेंगे तो 2 पल्स आ रहा है हमारा, ठीक है। 2 पल्स आ रहा है मतलब पूरा रेक्टिफाई हो रहा है, ठीक है। एक साइकिल में 2 पल्स आएगा तो फुल वेव वो रेक्टिफाइड हो जाएगा। तो इसमें आरएमएस वैल्यू क्या होता है आई मैक्सिमम बाय √2, ओके। और एवरेज वैल्यू क्या होता है 2/π आई मैक्सिमम। फुल वेव रेक्टिफाइड में आपका फॉर्म फैक्टर क्या होता है 1.11। तो आप देख सकते हैं कि साइन वेव जो था वहाँ भी फॉर्म फैक्टर 1.1 था, और यहाँ पे भी आपका 1.1 है, ओके। तो दोनों केस में सेम है। तो आपका आप साइन वेव को याद कीजिएगा तो फुल वेव रेक्टिफायर साइन वेव का सेम होगा, ओके। दोनों के केस में सारा सब कुछ सेम है। आपका आरएमएस वैल्यू आई मैक्सिमम √2 है, यहाँ भी 1 मैक्सिमम √2 है, 2/π आई मैक्सिमम है, यहाँ भी 2/π आई मैक्सिमम है, फॉर्म फैक्टर 1.11 है, फॉर्म फैक्टर 1.1 है, तो दोनों का सेम है। आप एक याद रखिएगा तो आपको दोनों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रेक्टेंगुलर वेव आपका ये रेक्टेंगुलर वेव हो गया, ओके। तो इसमें आरएमएस वैल्यू क्या है आई मैक्सिमम होता है, और एवरेज वैल्यू क्या होता है आई मैक्सिमम होता है। फॉर्म फैक्टर क्या होता है 1 होता है, और पिक फैक्टर क्या होता है 1, दोनों 1 होता है। ट्रायंगुलर वेव के केस में क्या होता है आरएमएस वैल्यू आई मैक्सिमम बाय √2 होता है, और एवरेज वैल्यू आई मैक्सिमम बाय 2 होता है। फॉर्म फैक्टर 1.1 होता है, और पिक फैक्टर 1.73 होता है। तो इस टेबल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, और इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको ज़रूर याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमेस्टिक पावर सप्लाई इन इंडिया। जो डोमेस्टिक पावर सप्लाई होता है, डोमेस्टिक मतलब जो आप लोग घर में यूज़ करते हैं, हम लोग जो घर में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रहता है वो कितना रहता है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ये 50 हर्ट्ज होता है, ओके। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 50 हर्ट्ज। इंडिया में 50 हर्ट्ज यूज होता है, ठीक है। कहीं पे भी आपका जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ओमेगा बराबर क्या लिखते हैं 2π × f, ओके। तो f अगर मेंशन नहीं है तो आप चुपचाप 50 हर्ट्ज ले लीजिएगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 314 रेडियन पर सेकंड आएगा, ओके। फ्रीक्वेंसी हम लोग डिफ़ॉल्ट 50 हर्ट्ज ले लेते हैं। तो इंडिया में डोमेस्टिक पावर सप्लाई जो भी रहता है वो 50 हर्ट्ज रहता है, ओके। अभी 50 हर्ट्ज क्यों रहता है, क्योंकि जनरेशन ही 50 हर्ट्ज में होता है, इसलिए डोमेस्टिक पावर सप्लाई भी 50 हर्ट्ज में रहता है, ओके। द नेगेटिव मैक्सिमम ऑफ कोसाइन वेव अकर्स एट, ठीक है। तो बोला नेगेटिव मैक्सिमम कोसाइन वेव का कितना डिग्री पे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कोसाइन वेव का ग्राफ याद रहना चाहिए। ये अगर पाई है, ये 2π है, ओके। तो कोसाइन वेव का ग्राफ कैसे होता है, ये π/2 होता है। तो क्या होगा आपका ओके। सबसे पहले क्या होता है कॉस का जो आपका ग्राफ होता है, कॉस जो होता है कॉस थीटा, कॉस का जो एंगल होता है वो कितना होता है -1 से लेके आपका 1 के बीच में होता है, ओके। तो आपका -1 से 1 के बीच में होता है। तो कॉस आपको पता है 0 डिग्री कितना होता है 1 होता है। कॉस 180 डिग्री कितना होता है -1 होता है, ओके। तो हमारा
हमें क्या बोला है कि नेगेटिव मैक्सिमम ऑफ कोसाइन वेव, नेगेटिव मैक्सिमम कितना होगा, मतलब मैक्सिमम मतलब लेफ्ट मतलब नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम कितना वैल्यू होगा -1, और किस एंगल पे आ रहा है 180 डिग्री। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, तो इसका अगर हम लोग कर्व ड्रॉ करना चाहेंगे तो कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। ये पाई हो गया, ये π/2 हो गया। ओके, ये 0 डिग्री हो गया। ओके, तो हमें ये पूछा गया, ठीक है, ये जो नेगेटिव मैक्सिमम है, ठीक है, वो कौन से एंगल में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं पाई एंगल में आपका नेगेटिव मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। द आरएमएस वैल्यू ऑफ प्योर कोसाइन फंक्शन, तो इसमें बोला कि आरएमएस वैल्यू प्योर कोसाइन फंक्शन का 4 ऑप्शन दिया गया है। 0.5 ऑफ पिक वैल्यू, 0.707 ऑफ पिक वैल्यू, सेम एज पिक वैल्यू, और ऑप्शन डी क्या है, 0। तो हमें पता है कि आई बराबर क्या होता है, आई एम कॉस ओमेगा टी। ओके, ये क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अगर भी वोल्टेज के फॉर्म में बोलता है तो क्या होता है, V = VM कॉस ओमेगा टी। ओके, कॉस भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे हमें कोसाइन का फंक्शन बोला है, इसलिए हमने कोसाइन का फंक्शन लिया है, ठीक है। तो इसका हमें क्या आरएमएस निकालना बोला है, तो हमें पता है इसका आरएमएस क्या होता है, जो इसका आपका जो मैग्नीट्यूड वाला जो पार्ट रहेगा, ठीक है, वो क्या IM / √2। ओके, यही आपका हो जाएगा आरएमएस वैल्यू। तो इसको कितना आ जाएगा, 0.707 I मैक्सिमम। ये मैक्सिमम करंट या पीक करंट एक ही बात होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.707 इंटू पिक वैल्यू। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। द आरएमएस वैल्यू प्योर कोसाइन वेव फंक्शन क्या होगा, 0.707 ऑफ पिक वैल्यू। ओम इज द यूनिट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है। आप लोग याद कीजिएगा, ओम जो यूनिट होता है वो तो होगा जब भी वो इम्पिडेंस के फॉर्म में रहेगा। ओके, जब भी कोई भी इम्पिडेंस के फॉर्म में रहेगा तब आपका क्या होगा, यूनिट ओम होगा। जैसे जेड अगर प्योर सिर्फ रेजिस्टेंस रहेगा तो जेड बराबर क्या होगा, आर, इसका यूनिट क्या होगा, ओम हो जाएगा। ओके, अगर ओनली इंडक्टेंस रहेगा तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, =XL। ओके, इसका यूनिट भी ओम हो जाएगा। अगर ओनली कैपेसिटेंस रहेगा तो जेड क्या हो जाएगा, XC, तो इसका यूनिट भी ओम हो जाएगा। ओके, और जहाँ पे ओनली आपका इंडक्टर रहेगा, L का फॉर्म रहेगा या C का फॉर्म रहेगा, तो वहाँ पे ओम का यूनिट नहीं होगा। वहाँ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, हेनरी। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फैराड। ओके, तो सबसे पहले क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, जिसको बोलते हैं XL, इसका यूनिट ओम होता है। तो ये आंसर तो होगा नहीं, ठीक है। ये मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट ओम होता है। इसमें पूछा गया कि किसका यूनिट ओम नहीं होगा, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का होता है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं होगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, XC, इसका यूनिट भी ओम होता है, तो ये भी नहीं होगा। रेजिस्टेंस का यूनिट भी ओम होता है, ये तो हमें पता है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फैराड। ओके, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।